नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एनडीसी के डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो इस क्लास से पहले हमने नंबर सिस्टम का थ्योरेटिकल पार्ट कर लिया था और साथ ही साथ में कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कॉन्सेप्ट के साथ साथ में हम सीख चुके थे और 50 से 60 क्वेश्चन हम साथ साथ में प्रैक्टिस के साथ में हम सीख चुके थे। और अब से जो स्टार्ट हो रहा है नंबर सिस्टम की एमसीक्यू के ऊपर आज से हम बात करेंगे और लगभग 2 से 3 क्लासें आपको एमसीक्यू पर देखने को मिलेगी। और उन क्लासेस के अंदर आपको सभी क्वेश्चन जो है एग्जाम के अंदर आए हुए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और साथ ही साथ में जो फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में स्पेशली आए हुए क्वेश्चन है वो मैं आपको साथ साथ में बताता चलूंगा। तो इस क्लास के अंदर आपको एमसीक्यू और साथ ही साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको साथ में देखने को मिलेंगे। तो आपको साथ साथ में क्वेश्चन करना है और साथ साथ में उनकी प्रैक्टिस करते चलनी है। और जो क्वेश्चन नहीं आता उसका आप कॉन्सेप्ट सीखेंगे और साथ ही साथ में उसको करने की अप्रोच भी आप सीखेंगे, जिससे क्या होगा कि हमें एग्जाम में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब पैटर्न अगर आपको नहीं आता है तो वो प्रीवियस क्लासेस जो है वो आप देख सकते हैं और साथ ही साथ में अपने कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे क्लियर कर सकते हैं। और जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे साथ साथ में आपको उसके कॉन्सेप्ट और करने का तरीका मैं आपको बताता चलूंगा। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ में। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा बार के ऊपर। देखो 0.6 बार, 0.8 बार और 0.92 बार प्लस 0.3 बार हमें दिया गया है। तो देखो प्रीवियस क्लास के अंदर हमने एक कॉन्सेप्ट सीखा था जिसके अंदर हमने बात की थी कि जिस संख्या के ऊपर बार होता है उसे हम कैसे लिखते हैं, जितनी संख्या पर बार है उतने ही बट्टा में हम क्या लिख देते हैं, 9 लिख देते हैं। ठीक है, उसी तरीके से ये भी बार वाली संख्याएं दी गई है और ये क्या दिए गए, बार वाली संख्याओं का एक कॉम्बिनेशन आपको दिया गया है। तो इसको कैसे करेंगे, तो देखो किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। 0.6 बार प्लस 0.8 बार प्लस 0.92 बार प्लस 0.3 बार। अब देखो बार का क्या मतलब होता है, बार का मतलब पॉइंट और जीरो को हटा दो और जितनी संख्या पर बार है उतने बटा में 9 लगा दो। ठीक है, तो ये 6 और एक संख्या पे बार है तो 9 प्लस 8 एक संख्या पे बार है तो एक बार 9 और 9 टू दो संख्या पर बार है तो 2 9 प्लस 3/9 क्योंकि एक संख्या पर हमारा यहाँ पर बार है। अब देखो अब क्या करना है, हमें इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे, इसका लेंगे हम एलसीएम। ठीक है, अब देखो एलसीएम कितना आएगा, यहाँ पर 9 9 99। ठीक है, एलसीएम का मतलब देखो कि वो संख्या यहाँ पर जो संख्या लिखी जाएगी वो इसके पहाड़े में भी आएगी, मतलब नीचे जो भी हर के अंदर दिया गया है उन सभी पहाड़े के अंदर वो आनी चाहिए, मतलब टेबल के अंदर आना चाहिए। अगर जैसे मैं यहाँ पर 99 लिखता हूँ, ठीक है, तो देखो 9 के पहाड़े में भी 99 आता है और 99 के टेबल में भी 99 आता है। अगर ये तरीका आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। जो भी बट्टा के अंदर संख्या लिखी है और जिसका भी हमें एलसीएम लेना है वो संख्या हम यहाँ पर लिखेंगे 9 9 9 और 9 9। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, 9 के टेबल से इसको लगाएंगे। ठीक है, 9 1 1 और यहाँ पर 11। अब देखो 1 1 आ गया और हमें 11 की जगह भी हमें 1 लाना है तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 11, तो 1 1 1 और यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। तो देखो 9 इंटू 11 ये हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, 99 लिख दिया। अगर लेटर सपोज यहाँ पर कुछ और संख्या होती, जैसे मान लो यहाँ पर 9 9 6 3 इस टाइप से अगर कोई संख्या होती तो उसका कैसे हम जो है एलसीएम ले सकते थे। क्योंकि मैं आपको साथ साथ में कॉन्सेप्ट और तरीके बताता चलूंगा तो मैं आपको साथ ही साथ में ये भी बता रहा हूँ कि किस तरीके से हम इसका एलसीएम ले सकते हैं। ये संख्या थी, इसका मैं आपको बता चुका हूँ और एक संख्या में एग्जाम्पल और बता देता हूँ कि किस तरीके से हम एलसीएम ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए हमें वो संख्या लिखनी है जिसका भाग इन संख्या के अंदर जाता है। जैसे अगर मैं 3 लिखता हूँ, यहाँ पर मैंने 3 लिखा तो 3 तिया 9, 3 तिया 9। अब ये 3 3 कैसे आ रहे, जो संख्या यहाँ पर हमने लिख दी उस संख्या का हमें पूरी संख्याओं के अंदर भाग लगाना है। जैसे यहाँ पर 3 था, अब 9 के अंदर भाग लगाओ तो 3 तिया 9, तो 3 यहाँ पर आ जाएगा। फिर 9/3 तो कितना आएगा, 3 आ जाएगा। अब 6 में लगाना तो 6/3 मतलब कि यहाँ पे क्या आएगा, 2 आ जाएगा। अब देखो 3 ये वाला और बट्टा में 3 तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ पर 1 आ गया। अब देखो फिर से भाग किसका जा रहा है, 3 का हमारा यहाँ पर भाग जा रहा है। तो देखो 3 यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 और यहाँ पर भाग नहीं जा रहा तो वैसी की वैसी संख्या 2 और यहाँ पर 1। अब यहाँ पर देखो एकमात्र संख्या है 2
इसको भी हमें 1 बनाना है, तो यहाँ पर हमें 2 से भाग लगाना पड़ेगा। ये 1 है ऑलरेडी, ये भी 1 है, और यहाँ पर 1 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। अगर लेटर सपोज हमें 9963 का एलसीएम लेना होता तो इस तरीके से हम इसका एलसीएम ले सकते थे। बताओ अब इसका एलसीएम कितना आएगा, तो 3 इंटू 3 इंटू 2, देखो 3 3 9 दूनी 18, ये हो जाता है इसका एलसीएम। मतलब अगर ये संख्या होती तो हमें एलसीएम क्या लेते, 18 हमारा एलसीएम आ जाता। तो अब देखो इस क्वेश्चन के ऊपर हम आगे बढ़ते हैं कि किस तरीके से हम इसको आगे करेंगे। अब देखो जो एलसीएम हमने यहाँ पर ले लिया, अब इसका आगे कैसे हम सॉल्व करते हैं। देखो ये है 9, अब 9 का टेबल बोलो जब तक 99 नहीं आ जाता, तो 9 इंटू 11, मतलब 11 बार बोलेंगे तब जाके हमारा 99 आएगा। देखो इसका 11 बार हम मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारा 99 आएगा। अब देखो यहाँ पर ऊपर अंश है, यहाँ पर नीचे हर है, दो संख्याएं हैं, तो दोनों संख्याओं को बराबर बराबर हमें रखना पड़ेगा, किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। देखो इसको 11 मिला है तो ये कहेगा मुझे भी 11 दो, चलो इसको भी 11 दे देते हैं। तो 11 इंटू 6 कितना हो गया, 66, प्लस यहाँ पर है 9 और यहाँ पर है 99। तो टेबल तब तक बोलो जब तक हमारा 99 नहीं आ जाता। तो देखो कितनी बार बोलेंगे, 11 टाइम्स, 11 बार। अब ये बोलेगा कि इसको 11 दिया है तो मुझे भी 11 मिलना चाहिए, तो चलो इसको भी 11 दे दो, तो 88। अब देखो 99 का टेबल तब तक बोलो जब तक 99 नहीं आ जाता, तो 1 टाइम, तो यहाँ पर इसको 1 मिला तो ये भी बोलेगा कि मुझे भी 1 मिलना चाहिए, तो इसको भी 1 दे देंगे, तो 92 इंटू 1, तो 92। उसके बाद में देखो यहाँ पर है 9, तो 9 का टेबल तब तक बोलना है जब तक 99 नहीं आ जाता, मतलब कितनी बार बोलेंगे, 11 टाइम, मतलब 11 बार। अब इसको 11 बार बोलेंगे तो ये भी बोलेगा कि मुझे भी 11 मिलना चाहिए, तो 11 इंटू 3 कितना आ गया, 33। अब देखो सिंपली अब हमें क्या करना है, अब इसको हमें आपस में ऐड करना है, जोड़ना है। तो देखो ये हो जाएगा 99, 187 और 279 अपॉन 99। अब देखो ये हमारा ऐड करने पर हमारा आ चुका है। अब देखो ये क्या है कि हमारा जो है 9 के टेबल से कट रहा है, तो ये कितना आ जाएगा 11 और ये कितना आ जाएगा 31, तो 31/11, 31/11 ये हमारा जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। हमें ध्यान क्या रखना है इसके अंदर, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि बार को सॉल्व करने का क्या सिस्टम है। उसके बाद में हमें एलसीएम लेना यहाँ पर आना चाहिए कि ये जो संख्या का एलसीएम हम किस तरीके से लेते हैं। और थर्ड चीज हमें ये आनी चाहिए कि एलसीएम लेने के बाद में ये जो सिस्टम है ये किस तरीके से काम करता है। देखो जो मल्टीप्लिकेशन नीचे वाले को मिलेगा सेम वही मल्टीप्लिकेशन ऊपर वाले को भी हमेशा हमें देना है। तो इसको 11 तो इसको भी 11, इसको 11 तो इसको भी 11, इसको 1 तो इसको भी 1, फिर इसको 11 तो इसको भी हमें 11 देना है। और उसके बाद में हमें क्या गलती नहीं करनी, हमें जोड़ने में गलती नहीं करनी, ये हमारी बेसिक चीजें हैं जिसपे हमें ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये देखो 279/99। उसके बाद में हमें इसको जो है वो 9 की टेबल से काटना है। और प्रीवियस क्लासेस के अंदर आपको विभाजकता के नियम जो है हमने यहाँ पर आपको बताए थे कि कौन सी संख्या 9 से कटेगी, कौन सी 3 से कटेगी, उसके बारे में हम पिछली क्लास में बात कर चुके हैं जो हमारे फर्स्ट क्लास थी। तो जैसे ही हम इसको डिवाइड करेंगे तो 31/11 ये हमारा बी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। उसके बाद में देखो 6 की पावर 18, 7 की पावर 11, 9 की पावर 13 व्यंजक के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। ठीक है, क्या करना है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, और इसका फॉर्मूला क्या था, सम ऑफ द पावर्स, मतलब कि घातों का योग, घातों का योग। अब देखो ये किस तरीके से काम करता है। देखो क्वेश्चन है 6 की पावर 18, 7 की पावर 11, 9 की पावर 13। ठीक है, अब देखो अब क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड। तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जब भी आपको इकाई अंक निकालना हो तो हमें क्या करना है, उसके इकाई अंक पर ही ध्यान देना है। जब भी हमें गुणनखंड निकालना हो सबसे पहले उसके गुणनखंड ही करने हैं। और गुणनखंड कैसे करते हैं ये मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका हूं और यहाँ पर भी मैं आपको बता देता हूं। देखो गुणनखंड का मतलब वो संख्या होती है जो छोटी से छोटी अभाज्य संख्या, जैसे यहाँ पर आपको 6 देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो अब देखो ये क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि इसमें 3 का भी भाग जाता है, 2 का भी भाग जाता है। तो इसको ऐसी संख्या के अंदर तोड़ दो जिसके अंदर किसी और संख्या का भाग ना जाए। जैसे 6 को मैं लिख दूं 3 × 2, तो ये क्या हो गया, अभाज्य संख्याओं के अंदर टुकड़े हो गए। तो अभाज्य संख्या में हमें इसके टुकड़े करने पड़ेंगे। अब जैसे 6 को मैं क्या लिख सकता हूं, 3 × 2, और जो पावर 18 जो थी वो इसको यहाँ पर रख देंगे। अब 7 के क्या हम अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं, 7 तो खुद अभाज्य संख्या है, तो इसका कोई टुकड़ा करने की हमें जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम 7 कर देंगे, 7 ही लिख देंगे, और ना ही इसका कोई टुकड़ा होता है। अब देखो 9 है, 9 को लिखते हैं 3 × 3,
टू द पावर 13। ठीक है, अब देखो अब क्या करेंगे, ये एक फैमिली है, ये एक फैमिली है, तो इसका क्या करेंगे, इसका डिवाइडेशन कर देंगे। पावर 18 है, मतलब 3 की भी पावर 18 है, 2 की पावर भी 18 है, तो देखो 3 की पावर 18, 2 की पावर 18, 7 की पावर 18, 3 की पावर 13 और 3 की पावर 13। अब देखो अगर आपने पिछली क्लास देखी है तो आपको पता होगा कि उसके बाद में हम सेम पावर जो होती है, सेम जो बेस वाली संख्याएं होती है, उनकी पावर्स को हम ऐड कर देते हैं। और एक रूल हमने पढ़ा भी था कि सेम बेस वाली संख्याएं जो होती है उनके पावर्स हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, अब जैसे सेम बेस कौन सा है, ये 3 वाला, 3 वाला और 3 वाला, मतलब 3 की पावर 13 प्लस 13 प्लस 18, 13 प्लस 13 प्लस 18। ठीक है, अब इसके गुणा के अंदर देखो 2 की पावर 18। अगर इसके साथ में कुछ और एक ऐसी संख्या होती कि जैसे 2 की पावर 9 हो जाती, तो हम दोनों को जोड़ देते क्योंकि बेस सेम है, बेस सेम हो जाता। लेकिन फिलहाल यहाँ पर ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं है। ठीक है, तो 2 की पावर 18 हमने यहाँ पे लिख दी। उसके बाद में 7 की पावर 11, 7 की पावर 11। अब देखो अभाज्य गुणनखंड जब भी हमें निकालने होते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, घातों का योग करते हैं। तो देखो घातों का योग कर दो, 13 प्लस 13 प्लस 18 प्लस 18 प्लस 11। ठीक है, इन सबको जब हम जोड़ेंगे तो आएंगे 73। देखो 18 36, 36 और 11 47, 47 और 26 73, तो कितना आ जाएगा 73 73। तो जो है हमारा सी ऑप्शन के अंदर है। ठीक है, तो ये देखो अभाज्य गुणनखंड के अंदर भी हमारे स्टेप क्या होते हैं, जब गुणनखंड करना हो तो सबसे पहले हम जो दी गई संख्या है उनकी गुणनखंड स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो 6 के गुणनखंड 3 इंटू 2, 7 का वैसा क्योंकि इसका कोई गुणनखंड नहीं होता, 7 खुद एक अभाज्य संख्या है। 9 को 3 इंटू 3, अब देखो इसकी पावर 18 11 13, तो 18 11 13 वैसा का वैसा हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। उसके बाद में हम कर देंगे सेपरेशन। ठीक है, सेपरेशन मतलब अलग कर देंगे, 3 को 18 दे देंगे, ये 3 को 18, 2 को 18 दे दी पावर, 7 की पावर 11 उसको डिवाइड कर दिया, और 3 को 13 और 3 को 13। उसके बाद में सेम बेस वाली संख्याओं को आपस में कर देंगे ऐड, जोड़ देंगे। तो इस तरीके से हमने इन घातों को जो है हमने जोड़ दिया। अब उसके बाद में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी होती है तो घातों का हमें करना होता है योग। तो इन सभी घातों का हमने जब योग किया तो हमारा आ जाएगा 73, जो कि हमारा सी ऑप्शन है। सेकंड के बाद में देखो थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन के अंदर में क्या दिया गया है, -71 625। अब देखो हमें इसका क्या करना है, परिमेय रूप करना है। अगर आपने पिछली क्लास देखी होगी तो जैसे ही परिमेय शब्द आपने देखा होगा तो आपके दिमाग में आया होगा कि परिमेय का मतलब होता है P बटा Q रूप, मतलब P बाई Q फॉर्म के अंदर हमें इसको चेंज करना है। ठीक है, तो अब देखो अगर बार होता तो हम बार की प्रॉपर्टी लगाते, लेकिन यहाँ पर तो बार नहीं है। बार नहीं है तो देखो किसकी प्रॉपर्टी लगाएंगे, P बटा Q रूप के अंदर जब हमें बदलना होता है तो बार होता है तो हम बार की प्रॉपर्टी लगाते हैं, और यहाँ पर पॉइंट है तो हम क्या लगा देंगे, ये पॉइंट जब हटेगा तो बटा में आ जाएगा 1000। पॉइंट के बाद में जितनी संख्या उतने ही बटा में आ जाते हैं 0। ठीक है, तो 71.625 था, तो पॉइंट इसका हट जाएगा और बटा में 1000। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, इसको 25 से डिवाइड करना होगा। ठीक है, 25 से इसको भाग लगाना है। अब देखो हम 5 से भी लगा सकते हैं और डायरेक्ट 25 से भी लगा सकते हैं। देखो 25 का विभाजकता का नियम ये होता है कि जब किसी भी संख्या के लास्ट 2 डिजिट 25, 50, 75 या फिर 00 होते हैं तो हम उस संख्या को हम डायरेक्ट 25 से भाग लगा सकते हैं, डायरेक्ट 25 से भाग लगा सकते हैं। तो इसके लास्ट में देखो 25 दिखाई दे रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, भाग लगाएंगे। अब देखो 25 चौके 100, ठीक है, यहां पर आ जाएगा 40। और उसके बाद में देखो 25 दूनी 50, यहां पर मैं देखो आपको ये थोड़ा सा करने का तरीका भी बता देता हूं। अब देखो जैसे हमें 25 का भाग लगाना है तो 25 चौके 100, तो ये 4 और ये 0, तो यहाँ पर आ जाएगा 40, 40 आ जाएगा। उसके बाद में देखो 25 दूनी 50, कितना शेषफल बच गया, 21 बच जाएगा, 21 बचेगा और 21 इसके आगे लगेगा तो ये कितना बन जाएगा 216। और 25 8 200, 200 हो गए, मतलब 16 फिर से शेषफल बच गए, तो 16 देखो इसके साथ में मिलकर कितना बन जाएगा 162। और 25 छेंगे 150,
तो कितना बच गया, 12 शेषफल बच गया, और 12 शेषफल इसके साथ में मिलकर कितना बन जाएगा, 125 बन जाएगा, और 25 पंजे 125। ठीक है, तो मतलब क्या आ गया हमारा 2865 बट्टा में हमारा आ जाएगा 40, और विद नेगेटिव, क्योंकि इसके आगे देखो नेगेटिव है, मतलब माइनस का निशान हमें यहाँ पर लगाना पड़ेगा। अब उसके बाद में देखो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 0 है, और 5 की भाजकता का नियम था कि जिस संख्या के पीछे 5 और 0 आता है वो सभी संख्याएं 5 से विभाजित होती है। ठीक है, तो ये 5 से विभाजित हो रही है, तो इसको हमें भाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, देखो ये आ जाएगा 25 आठे 5 आठे 40। आप देखो ये 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 25, कितना बच जाएगा, 3 3 बनेगा, तो यहाँ पर बन जाएगा 36 बन जाएगा। तो 5 7 35, एक शेषफल, और यहाँ पर आ जाएगा 1, तो ये बन जाएगा 15 15, मतलब 5 ये 15, यहाँ पर आ जाएगा 573। लेकिन यहाँ पर नेगेटिव है, तो यहाँ पर हमें क्या लगाना पड़ेगा, नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा, नेगेटिव साइन हमें यहाँ पर लगाना पड़ेगा। तो देखो 573/8, 573/8, लेकिन ये उत्तर नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो उत्तर है वो है नेगेटिव और ये है पॉजिटिव। तो इसके अंदर डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आएगा तो 573/8, लेकिन विद नेगेटिव साइन, यहाँ पर नेगेटिव नहीं दे रखा, तो बी ऑप्शन हमारा नहीं होगा, हमारा हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन, ये हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। अब देखो थोड़ी सी इसमें कैलकुलेशन हो रही है, तो कैलकुलेशन को देख के हमें स्किप नहीं करना है। क्यों नहीं करना, क्योंकि देखो कैलकुलेशन, जब नाम ही मैथ है तो थोड़ी बहुत कैलकुलेशन उसके अंदर आना स्वाभाविक है। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन नॉर्मल कैलकुलेशन है, 5 का भाजकता का नियम 25 का भाजकता का नियम के अकॉर्डिंग सिर्फ और सिर्फ हमने भाग दिया है। ठीक है, और डायरेक्ट हमें इसका आंसर मिलेगा। अब उसके बाद में देखो क्वेश्चन नंबर 4, ये बिल्कुल ही इजी सा क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिले तो हमें क्या करना है, जो दी गई संख्या है उसके ऐसे टुकड़े करने हैं जो लगातार आने वाले टुकड़े होते हैं। ठीक है, जैसे 42 है, 42 को क्या कैसे करेंगे, 6 7 42 होता है। ठीक है, अब अगर बीच में प्लस होता है तो बड़ी संख्या हमारा क्या होता है, आंसर होता है। और लेटर सपोज यहाँ पर माइनस होता तो 6 हमारा उत्तर हो जाता है, लेकिन यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, प्लस देखने को मिल रहा है, प्लस देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ए ऑप्शन, फोर्थ के अंदर फर्स्ट ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में देखो एक सम संख्या की छठी घात का मान हमेशा समाप्त होता है। ठीक है, अब देखो ऐसे केस के अंदर हमें एग्जाम्पल लेने पड़ते हैं, जैसे एक सम संख्या की छठी घात, जैसे मैं यहाँ पर 2 ले लेता हूँ, 4 6, इस तरीके से मैंने संख्या ले ली और इनकी छठी घात है तो 6 पावर में लिखो, हमेशा समाप्त होती है। मतलब ये जो क्वेश्चन है ये इकाई अंक का क्वेश्चन है। ठीक है, इकाई अंक का क्वेश्चन है। और इकाई अंक कैसे ज्ञात करते थे, जब भी हमें इकाई अंक ज्ञात करना होता था तो हम करते थे 4 का भाग, 4 का भाग करते थे और साथ ही साथ में भाग देने के बाद में जो भी शेषफल आता था उसको उसकी पावर मान लेते थे। ठीक है, अब देखो 2 की पावर 6 है, जब इसमें भाग लगाएंगे तो 2 की पावर 4 का भाग लगाएंगे तो शेषफल बचेगा 2। 4 की पावर हमारी क्या है, 6 है, 4 की पावर 6 है, तो 4 की पावर क्या बन जाएगा, जब इसमें 4 का भाग लगाएंगे तो 2 शेषफल बचेगा। भाई 6 में 4 का भाग लगाएंगे तो 2 शेषफल बचेगा, तो इसका शेषफल कितना, 2। 6 की पावर भी हमारी हो जाएगी 2, और एक संख्या और मान लो जैसे 0 की पावर 6। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, 0 की पावर ये भी 2 आ जाएगा। अब देखो इसको आगे कैसे सॉल्व करना है। अब हमें क्या निकालना है, इनके इकाई अंक निकालने हैं। तो इकाई अंक किस तरीके से निकलेंगे, अब देखो 0 की पावर 2 है, 0 की कितनी भी पावर कर दो हमेशा वो क्या रहता है, 0 ही रहता है। और क्यों रहता है इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। देखो पावर का मतलब इसका गुणा 2 बार, तो 0 इंटू 0 तो आएगा तो 0 ही, इसलिए यहां पर हमारा हो जाएगा 0। उसके बाद में 2 की पावर 2 मतलब कि 4, 4 की पावर 2 मतलब कि 16, और 6 की पावर 2 मतलब 36 मतलब 36। अब देखो हमें क्या ज्ञात करना था, अंतिम अंक, मतलब बात हो रही है इकाई अंक की, और इकाई अंक के अंदर हमें हमेशा ध्यान देना होता है, इकाई अंक पर ही हमें ध्यान देना होता है। तो इसके अंदर इकाई अंक है 0, इसमें है हमारा 4, इसमें है इकाई अंक 6 और इसमें है इकाई अंक 6। अब देखो जो भी हमने सम संख्याएं ली थी वे सम संख्याएं 0 4 और 6 के साथ में क्या होती है, हमेशा एंड होती है। तो हमारा क्या उत्तर हो जाएगा, 0 4 6। ठीक है, 0 4 6 इसी के साथ में हमेशा क्या होती है, वो हमेशा एंड होती है। जैसे मान लो एक सम संख्या और ले लेते हैं, 8 की पावर 6 हम ले लेते हैं अगर, तो 8 की पावर हमें यहाँ पर 2 मिलता, क्योंकि देखो 6 में 4 का भाग लगेंगे तो शेषफल बचेगा 2, तो हमने यहाँ पर 2 लिखा, और 8 की पावर 2 मतलब 64 64। अब देखो इसमें भी इकाई अंक हमारा क्या आ रहा है,
4 आ रहा है। इसका मतलब किसी भी सम संख्या की छठी घात, तो जैसे हमें इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर के एग्जांपल लेना पड़ता है, जैसे सम संख्या लिखा हुआ है तो यहाँ पर हमने सभी सम संख्याएं ले ली। अब छठी घात लिखा हुआ है तो सभी जगह हमने क्या ले लिया, छठी घात को ले लिया। ठीक है, अब इकाई अंक ज्ञात करना होता है तो हमारा रूल होता है कि उसमें 4 का भाग लगाओ और शेषफल साथ में लिख दो। तो 4 का भाग लगाकर हमने शेषफल यहाँ पर लिख दिया। तो हमें क्या क्या संख्या मिली, 0, 4, 6, 4, मतलब 0, 4 और 6 जो है हमेशा छठी घात हमेशा इसके साथ में एंड होगी। लेट अस सपोज पेपर में एक क्वेश्चन आ जाता है कि छठी घात का नहीं आया, मान लीजिए पांचवी घात का आया, तो फिर हम कैसे करेंगे उसका भी मैं आपको तरीका बता देता हूं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आया कि एक सम संख्या की पांचवी घात, ठीक है, पांचवी घात मतलब सम संख्या की पांचवी घात अब हमें निकालना, छठी नहीं पांचवी निकालना है इस बार, तो वही करेंगे इस बार फिर से। ठीक है, अब देखो पांचवी घात लेटर सपोज हमें निकालनी है, देखो सबसे पहले सम संख्या बोला है तो हम यहाँ पर सभी सम संख्याएं लिख देंगे। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया 2, 4, 6, 8, 0। ठीक है, अब इनकी पांचवी घात, चलो पांचवी घात लिख देते हैं, ये पांचवी लिख दिया, ये पांचवी घात मैंने लिख दिया, यहाँ पर भी पांचवी, यहाँ पर भी पांचवी और यहाँ पर भी पांचवी घात मैंने लिख दिया। अब देखो, अब निकालना हमें वही इकाई अंक है। इकाई अंक निकालने का तरीका होता है 4 का भाग लगाओ और शेषफल लिख दो। तो 4 का भाग लगाएंगे, 2 वैसा का वैसा, 4 वैसा का वैसा, 6 वैसा का वैसा, 8 और 0। अब क्या करना है, पावर में 4 का भाग लगाकर शेषफल लिखना है। अब देखो 5 है, 5 में जब 4 का भाग लगाएंगे तो कितना शेषफल बचेगा, 1 हमारा शेषफल बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर भी 1। तो 2 की पावर 1 मतलब 2, 4 की पावर 1 4, 6 की पावर 1 6, 8 की पावर 1 8 और यहाँ पर 0। अगर ये क्वेश्चन आता तो हम क्या उत्तर देते कि 0, 2, 4, 6, 8, मतलब कि सेम संख्याएं वापस हमें मिल रही है, यहाँ पर सेम संख्या मिल रही है। अगर सम संख्या की पांचवी घात अगर हमें निकालनी होती तो इस तरीके से हम निकालते। लेट अस सपोज सम संख्या की जगह यहाँ पर विषम संख्या आ जाता कि विषम संख्या की पांचवी घात ज्ञात कीजिए। ठीक है, विषम संख्या की पांचवी घात हमें अगर ज्ञात करनी होती तो क्या करेंगे, इस बार जहां पर हमने सम लिया है उसकी जगह हम एग्जांपल में विषम संख्या मान लेते। जैसे 1, 3, 5, 7, लेट अस सपोज ये संख्या हम मान लेते। ठीक है, ये संख्या हम मान लेते और उसकी मान लेते हैं कि हमें पांचवी घात निकालनी होती। क्या करते, यहां पर पावर में 5 लिखते, यहां पर 5, यहां पर 5, यहां पर 5। अब क्या करते, 4 का भाग लगाते तो शेषफल बचता 1 की पावर 1, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1 और 7 की पावर 1। तो देखो इनका इकाई अंक क्या आता है, 1, 3, 5, 7। ठीक है, मतलब सेम इकाई अंक में मिलता। तो ये हमारा तरीका है कि अगर सम संख्या की छठी घात, सातवीं घात, पांचवी घात, कोई भी अगर हमें घात निकालनी हो तो किस तरीके से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। सम की जगह अगर हमें विषम दे देता तो हमें यहाँ पर विषम का एग्जाम्पल लेते और छठी घात की जगह पांचवी घात दे देता तो जो घात हमें पूछी गई है वो घात हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो एक क्वेश्चन के साथ में मैंने आपको 4 क्वेश्चन क्लियर किए हैं और कोई भी तरह का अगर क्वेश्चन आता है तो हमारा बिल्कुल यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पांचवे के बाद में देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, 3, 2x 9 से विभाजित है। देखो 9 से विभाजित है और हमें क्या करना है, यहाँ पर x की वैल्यू ज्ञात करनी, x का मान हमें ज्ञात करना है। तो देखो 9 के लिए एक विभाजकता का नियम मैंने आपको बताया था कि किसी भी संख्या का अगर 9 में भाग जाता है उसका मतलब वो संख्या का योग, मतलब इस संख्या के डिजिट्स का योग जो होगा वो हमारा 9 से विभाजित होगा। जैसे मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल देता हूँ कि 927। ठीक है, ये संख्या अगर मैं लेता हूं और मुझे देखना है कि ये 9 से विभाजित है या नहीं, तो उसका ये तरीका होता है कि सबसे पहले देखो 3 और 9 का भाजकता का नियम हमेशा यही होता है कि हमें सबसे पहले इनके डिजिट्स को ऐड करना पड़ता है। मतलब 9 + 2 + 7 तो कितना आएगा, 18 आया। अब क्या ये 18 9 के पहाड़े में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, 9 दूनी 18, इसका मतलब ये 9 से विभाजित होगा। और ये 18 क्या 3 के पहाड़े में भी आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, इसका मतलब ये 3 से भी विभाजित होगा। मतलब 9 से और 3 से भाजकता का नियम यही होता है कि दी गई संख्या का योग जो है वो उस संख्या के पहाड़े में आना जरूरी है। जैसे मान लो कि 3 + 2 + x, ठीक है, इसको किसके इक्वल होना पड़ेगा, 9 के इक्वल होना पड़ेगा, क्योंकि 9 के पहाड़े में कितना आता है, 9 आता है।
18 आता है, 27, 36। तो अगर इसको 9 से भाजित होना है तो उसको क्या होना पड़ेगा, 9, 18, 27 होना पड़ेगा। लेकिन 18, 27 हम ले नहीं सकते क्योंकि संख्या एक डिजिट की है, एक ही डिजिट की संख्या है। तो अगर हम 18 लेंगे तो वो दो डिजिट्स के अंदर आ जाएगा। लेट अस सपोज मैं यहाँ पर कितना लेता हूँ, मैंने लिया 9, तो 3 + 2 + x बराबर 9। 3 + 2 मतलब 5 + x बराबर 9। तो x बराबर हमारा हो जाएगा 9 - 5 बराबर 4। अब देखो 3 + 2 5 + x बराबर 9। अब ये 5 जब बराबर के इस साइड में आएगा तो वो अपना निशान चेंज कर लेगा। जिस तरीके से हम घर में होते हैं लेकिन कहीं भी बाहर होते हैं, तो बाहर जाते हैं तो हम क्या करते हैं, अपनी ड्रेस चेंज कर कर जाते हैं। वैसा ही संख्या के अंदर है कि जब ये संख्या बराबर के इस साइड में जाएगी तो वो अपना निशान चेंज करके जाएगी। तो 9 - 5 तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 4। ये आ जाएगा हमारा 4, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हमने 18, 27, 36 को क्यों नहीं लिया उसके ऊपर हम बात करते हैं। ठीक है, अब देखो 3 + 2 + x बराबर, हम अगर 18 ले लेते तो ये क्या हो जाता, 5 + x बराबर 18। तो x बराबर 18 - 5 बराबर आ जाता 13। लेकिन संख्या जो है हमारी यहाँ पर 13 आ जाती है, लेकिन एक डिजिट है, हमें सिर्फ एक डिजिट लिखना है, मतलब 0 से 9 के बीच में हमें संख्या लिखनी है। तो 13 जो है वो 9 के बाद की संख्या है, तो ये वाला केस हम यहाँ पर नहीं ले सकते। और 18 की जगह 27 लेते तो भी वो यहाँ पर आता 22 आ जाता, लेकिन 22 एक डिजिट की संख्या नहीं है, हमें यहाँ पर एक डिजिट की संख्या ही लेनी है। इसलिए हमारा यहाँ पर इक्वल टू हम क्या लेंगे, 9 लेंगे, और हमारा जो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, जो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 की पावर 82। क्या ज्ञात करना है इसमें, इसमें ज्ञात करना है इकाई अंक, ज्ञात करना है इकाई अंक। जब भी हमें किसी संख्या का इकाई अंक ज्ञात करना होता है तो सबसे पहले हमें उसके इकाई अंक पर ध्यान देना है। ठीक है, तो देखो इसमें एक इस अक्षर की संख्या दी गई है, मतलब 3, तो ये हम 3 वापस यहाँ पर लिख देंगे। अब उसके बाद में जो भी हमें पावर में दिया जाता है उसका हम 4 में भाग लगाते हैं और शेषफल को उसकी पावर मान लेते हैं। ठीक है, तो ये देखो 82 बटा में 4 जब करेंगे तो 4 दूनी 8, और उसके बाद में 80, देखो 20 × 4 कितना होता है, 80 होता है। इसका मतलब 4 से भाग देने पर हमारा शेषफल कितना आएगा, 2 हमारा शेषफल बचेगा। ठीक है, और नहीं तो आप इस तरीके से भाग लगाकर भी देख सकते हैं। 4 4 दूनी 8, 2 लेंगे, लेकिन अभी देखो आगे कोई भी संख्या नहीं है तो भाग टूटेगा तो यहाँ पर आ जाएगा 20। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा कितना बन जाएगा, शेषफल जो है हमारा 2 यहाँ पर बच जाएगा। ठीक है, और भाग आपको करना आता है ये मानकर मैं क्वेश्चन को कर रहा हूँ। ठीक है, अभी ये देखो यहाँ पर आ जाएगा 2। अब देखो 3 की पावर 2 मतलब कितना आ जाएगा, 9। बस ये 9 ही जो है हमारा इकाई अंक हो जाएगा। मतलब 3 की पावर 82 अगर हमें लिखनी है तो उसका इकाई अंक जो है वो हमारा आएगा 9। अब ये क्वेश्चन आ गया कि 40 के गुणनखंडों की संख्या, 40 के गुणनखंडों की संख्या। और मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब भी आपको इकाई अंक और गुणनखंड निकालने हो तो उसके नाम पे हमें बहुत ज्यादा ध्यान देना है। गुणनखंड निकालने तो सबसे पहले हम उसके गुणनखंड करेंगे, और गुणनखंड का मतलब होता है छोटे से छोटे अभाज्य संख्याओं के रूप में टुकड़े। टुकड़े किसके रूप में, अभाज्य संख्याओं के रूप में हमें टुकड़े करने हैं। अब जैसे 40 के टुकड़े किस तरीके से करेंगे, यहाँ पर देखो हमें 40 लिखना है। अब देखो भाजकता के नियम के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर संख्या लिखनी है जिससे इसका भाग जाएगा। ठीक है, तो देखो पीछे दो, जब भी 0 2 4 6 8 आता है तो भाग कौन सी संख्या से जाता है, हमारा जाता है 2 से। जब 2 को यहाँ पर लिखेंगे उसके बाद में देखो ये कुछ इस टाइप का हो जाता है, मतलब 2 का भाग लगाना है 40 में, तो कितना आएगा 20। अभी भी ये किससे डिवाइड हो रहा है, ये हो रहा है 2 से, तो हम यहाँ पर 2 लिखेंगे, और यहाँ पर 2 लिखने का मतलब क्या हुआ, भाग लगाना, यहाँ पर 20 में भाग लगाना, तो कितना आएगा 10। अभी भी ये 2 से भाजित है तो यहाँ पर 2, और ये देखो 2 10, इस तरीके से हमें भाग लगाना है, ये 5। अब यहाँ पर देखो 5 किसके टेबल में आता है, 5 के पहाड़े में, तो हम यहाँ पर 5 लिखेंगे और यहाँ पर आ जाएगा 1। तो देखो गुणनखंड हो जाएंगे 2 × 2 × 2 × 5, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका गुणनखंड हो जाएगा। और क्या देखो 2 × 2 × 2 को हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, ये देखो 2 की पावर 3 और 5 की पावर 1। उसके बाद में जब भी हमें कुल गुणनखंडों की संख्या निकालनी होती है तो उसका फॉर्मूला होता है p+1 q+1 और r+1। और ये p q r हमारी क्या है, घाते हैं, घाते हैं।
तो देखो किस तरीके से फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पर देखो 3, तो P बराबर हमारा क्या हो गया, P बराबर हमारा हो गया 3, Q बराबर हमारा हो जाएगा 1 और R बराबर हमारा हो जाएगा 0। ठीक है, अब देखो कैसे लगाएंगे, तो 3 + 1 यहाँ पर आ जाएगा 3 + 1, उसके बाद में देखो Q मतलब 1, तो 1 + 1 और यहाँ पर देखो R है हमारा 0, तो 0 + 1 आ जाएगा हमारा 1, ये हो जाएगा 4 × 2 × 1, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर हमारा आ जाएगा 8। 8 जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन, मतलब कि सी जो है ये हो जाएगा हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो अब तक हम 8 प्रश्न जो है हम यहाँ पर कर चुके हैं, 8 क्वेश्चन को हम कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद में देखो 9th क्वेश्चन है, अंक गणित की मूलभूत प्रमेय के अनुसार प्रत्येक संख्या किसके गुणनफल के रूप में प्रसारित हो सकती है। जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि जब हम गुणनखंड करते हैं तो उसको किसके रूप में एक्सपेंड करते हैं, किसके रूप में प्रकट करते हैं। जैसे मैंने 40 लिखा था तो उसको अभाज्य संख्याओं के रूप में प्रकट किया था, अभाज्य संख्या। ठीक है, तो अब देखो यहां पर हमने क्या लिखा है, प्रत्येक संख्या किसके गुणनफल के रूप में। तो जब हम टुकड़े करते हैं तो हम किसके गुणनफल के रूप में लिखते हैं, छोटे से छोटे अभाज्य संख्या के रूप में लिखते हैं। तो हमारा यहाँ पर ए ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि किसके रूप में लिखते हैं, तो अभाज्य संख्याओं के रूप में हम यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, अभाज्य संख्याओं के रूप में लिखते हैं। 9th के बाद में क्वेश्चन नंबर 10 है, 321 4a4, ये क्या है, 4 से विभाजित है, तो हमें a के मानों की संख्या ज्ञात करनी, मतलब a के कितने संभावित मान हो सकते हैं उसकी हमें संख्या ज्ञात करनी। अब देखो 4 और 8 का जो भाजकता का नियम था वो हमने क्या पढ़ा था, जब भी हमें 4 की भाजकता का नियम या 8 की भाजकता का नियम देखना होता है तो हम उसके अंदर 4 के लिए पिछले लास्ट 2 डिजिट्स देखते हैं और 8 के लिए लास्ट के 3 डिजिट को हमने देखना होता है। ठीक है, लास्ट में 3 डिजिट 8 में देखने होते हैं और 4 के लिए 2 डिजिट को हमें देखना होता है। जैसे मान लीजिए हमें 4 का ज्ञात करना है तो लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं जिसके अंदर 4 का भाग जाता है। जैसे मान लो यहाँ पर अगर मैं 0 रखता हूं तो 0 और 4 हो जाएगा, तो क्या 0 और 0 4 4 के पहाड़ी में आता है, बिल्कुल आता है, तो ये हमारी एक संख्या जो है 0 हमारा पॉसिबल हो जाएगा। अब यहाँ पर हम रखते हैं a की जगह 1 रखते हैं तो 14, तो क्या 14 4 के पहाड़ी में आता है, नहीं आता, तो ये जो है हमारा संभावित मान नहीं हो सकता। उसके बाद में a की जगह हम 2 रखते हैं, 2 रखते ही संख्या हमारी क्या बन जाएगी, 24 बन जाएगी। 24 क्या 4 के पहाड़ी में आता है, बिल्कुल आता है, तो एक संभावित मान हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसके बाद में 3 रखते हैं तो क्या हो जाएगा 34, क्या 34 हमारा 4 के पहाड़ी में आता है, नहीं आता, इसका मतलब ये संख्या संभावित नहीं हो सकती। उसके बाद में 3 की जगह हम क्या रख देंगे 4, तो क्या हो जाएगा 44, मतलब 44, 44 हमारा आता है 4 के पहाड़ी में, तो ये क्या हो जाएगा हमारा संभावित मान हो जाएगा। अब उसके बाद में a बराबर अगर हम 5 रखते हैं, ठीक है, ये देखो a बराबर 4, a बराबर 3, a बराबर 2, a बराबर 1 और a बराबर हमने यहाँ पर 0 रखा। अब a बराबर हम रखते हैं 5, तो कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा, लेकिन 54 हमारा 4 के पहाड़े में नहीं आता, इसलिए ये हमारा मान नहीं हो सकता। ठीक है, ये हमारा मान नहीं हो सकता। उसके बाद में a बराबर हम रखते हैं 6, जैसे ही हम 6 रखेंगे यहाँ पर तो ये कितना बन जाएगा 64 बन जाएगा, और 64 हमारा 4 के पहाड़े में आता है, तो एक संभावित मान हमारा ये हो जाएगा। उसके बाद में a का वैल्यू हम रखते हैं 7, तो कितना बन जाएगा, a का वैल्यू हमने रखा 7, तो ये हो जाएगा हमारा 74, और 74 4 के पहाड़े में नहीं आता है, इसलिए ये हमारा वैल्यू नहीं हो सकता। a की मान रखते हैं 8, जैसे ही हमने 8 रखा तो ये हो जाएगा 84, और 84 हमारा 4 के पहाड़े में आता है, इसलिए ये जो है हमारा संभावित मान हो जाएगा। उसके बाद में देखो a बराबर रखते हैं 9, 9 रखते ही 94, और 94 हमारे 4 के पहाड़े में नहीं आता, तो ये हमारा मान नहीं हो सकता। अब देखो हमें क्या करना था, a के संभावित मान ज्ञात करने थे कि a का कौन सा मान रखूं कि यहाँ पर ये संख्या 4 से विभाजित हो जाए। तो देखो 1 2 3 4 और 5, तो संभावित मान हो जाएंगे 5। अब ये एक सवाल ये उठता है कि हमने यहाँ पर a का मान रख के क्यों देखा, क्योंकि 4 की भाजकता का नियम ये होता है कि अगर लास्ट के 2 डिजिट जो है वो अगर 4 से कट रहे हैं तो वो 4 से विभाजित होती है। तो जैसे ही मैं यहाँ पर 0 रखूंगा तो 4 के पहाड़ी में आएगा, तो ये विभाजित हो जाएगा। जैसे ही 1 रखूंगा तो वो विभाजित हमारा नहीं होगा, ठीक है, विभाजित नहीं होगा, तो ये संभावित मान नहीं हो सकता। तो इसी तरीके से हमने सारे के सारे वैल्यू यहाँ पर रख के देखें, और सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, सी जो है इसका
करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर 11। 11वां देखो क्या क्वेश्चन है। 11वां क्वेश्चन देखो, 65 पावर 73 इंटू 19 की पावर 45। ठीक है, अब क्या करना है, इसमें इकाई अंक ज्ञात करना है। देखो इकाई अंक ज्ञात करने के लिए हमारा सीधा सा तरीका था कि जो संख्या है उसका इकाई अंक पर हमें ध्यान देना है। तो देखो 5 है, 5 का इकाई अंक मतलब 65 में 5 इकाई अंक है और पावर में 73, और यहाँ पर 9 है, 9 की पावर 45। क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ हमने क्या लिख लिया, यहाँ पर इकाई अंक हमने लिख दिया। अब उसके बाद में देखो, मैंने एक तरीका बताया था कि 5, 1, 0 और 6, इसके अंदर हमें जब भी हमें ये शब्द देखने को मिलते हैं तो हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ये एक बिल्कुल गुड न्यूज की तरह है, और डायरेक्ट वैसा का वैसा हमें यहाँ पर लिख देना है कि 5 का इकाई अंक हमेशा ही, कितनी भी पावर हो जाए, इकाई अंक हमेशा 5 ही होता है। ठीक है, ये मैंने आपको एक तरीका बताया था। उसके बाद में देखो 9 की पावर 45 है, तो पावर जब 45 है तो पावर के अंदर हम क्या लगाते हैं, 4 का भाग लगाते हैं, और शेष वाला कितना बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, तो 9 की पावर 1 आ जाएगा। अब देखो 9 पंजे 45, अब देखो 45 में एक इकाई अंक क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, तो ये जो बी ऑप्शन है ये हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखो स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको हार्ड जरूर लग सकता है, लेकिन क्वेश्चन जो है सेम रिपीटिशन जो है वो हो रहा है, तो जिससे क्या होगा, थोड़े से कॉन्सेप्ट आपको पक्के हो जाएंगे, और साथ ही साथ में ये सेम क्वेश्चन है तो हमें करने की प्रैक्टिस भी अच्छे तरीके से हो जाएगी। 120 के गुणनखंड करने हैं। ठीक है, 120 में गुणनखंडों की हमें संख्या ज्ञात करनी है। गुणनखंडों के लिए और इकाई अंक के लिए एक तरीका था कि 120 के गुणनखंड, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके छोटे से छोटे अभाज्य गुणनखंड करेंगे, और अभाज्य गुणनखंड करने का तरीका होता है ये 120 यहाँ पर लिखते हैं। अब देखो लास्ट में 0 है, इसका मतलब किससे भाग जाएगा, ये जाएगा 2 से। ठीक है, उसके बाद में देखो जैसे ही 2 से भाग जाएगा तो आ जाएगा 60, अब जाएगा 2 से तो यहाँ पर आ जाएगा 30। अभी भी देखो 2 से भाग जा रहा है तो यहाँ पर आ जाएगा 2, और यहाँ पर आ जाएगा 15। अब देखो 15 किसके पहाड़े में आता है, 3 के पहाड़े में आता है, तो 3 का पहाड़ा यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 5, और फिर से यहाँ पर 5 और 1। ठीक है, अब देखो इसका जो गुणनखंड हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 3, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। ये हमने क्या कर लिया, इसके गुणनखंड कर लिए। अब गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी होती है तो उसका एक तरीका होता है P+1, Q+1 और R+1। ये हमारा क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है, P+1, Q+1 और R+1। और ये क्या सब होती है, ये होती है पावर्स। P, Q, R क्या होता है, पावर होता है, मतलब पावर में एक बढ़ाओ, पावर में एक बढ़ाओ, पावर में एक बढ़ाओ, और सबको आपस में कर दो गुणा। ठीक है, अब देखो पावर में एक मतलब 3 + 1, 1 + 1 और 1 + 1, ये कितना हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 2। अब आपस में इनको क्या करना है, गुणा करना है। ठीक है, गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, चौके 16, ये हो जाएगा हमारा 16। जो डी ऑप्शन है ये हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा। और 12th के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो 13 नंबर प्रश्न। ये है दशमलव प्रसारका की संख्या शांत है अशांत है या किस तरह की संख्या है, ये हमें ज्ञात करना है। अगर पिछली क्लासेज आपने देखी होगी तो अब तक आप इसका उत्तर जो है वो लगा चुके होंगे कि किस तरीके से इसको किया जा सकता है ओरली। मैंने आपको ये बताया था कि जो संख्या शांत है या अशांत है, जब भी हमें ये चेक करना होता है तो हमें क्या करना पड़ता है, उसके अंदर सबसे पहले हमें अंश के अंदर जो संख्या होती है, मतलब जो ऊपर संख्या दी होती है उस पर हमें ध्यान नहीं देना। ठीक है, उस पर हमें ध्यान नहीं देना। अब जो बटा के अंदर संख्या होती है उसके हमें टुकड़े करने होते हैं। ठीक है, मतलब 25 चौके 100, या फिर मैं कह सकता हूं 5 × 5 × 2 × 2। और जब भी शांत और अशांत हमें चेक करना होता है तो अगर उसमें 5, 2, अगर ओनली फॉर ये 2 संख्याएं आती है, या फिर ओनली 5 और या ओनली 2 अगर संख्या हमें देखने को मिलती है तो वो हमारी होती है शांत संख्या। ठीक है, शांत संख्या। तो इसमें 5 और 2 देखने को मिल रहा है, मतलब ये हो जाती है शांत। ठीक है, अगर इसके गुणा में अगर हमें इसके गुणा में 3, 5, 7 ये संख्याएं अगर देखने को, मतलब 3, 6 ये वाली संख्याएं, जो इन 5 और 2 के अलावा अगर कोई और संख्या हमें देखने को मिलती है, फिर वो अशांत हो जाता। लेटर सपोज ये यूं हो जाता कि 5
इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2, लेकिन साथ में यहाँ पर 3 गुणा में हो जाता तो वो अशांत हो जाता। अगर 4 नहीं, अगर 6 गुणा में हो जाता तो भी क्या हो जाता, अशांत हमारा यहाँ पर हो जाता। क्योंकि 6 में देखो 3 इंटू 2 करते तो फिर से 3 है, 3 है, इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, अशांत। मतलब शांत और अशांत में एक ही चीज ध्यान में रखनी है कि हमें 5 और 2 के अलावा किसी संख्या को पहचानना नहीं है। अगर कोई और संख्या आती है तो हम क्या कह देंगे डायरेक्ट कि वो अशांत संख्या है। तो इसके अंदर हमारा क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ठीक है, शांत संख्या जो है करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा। अब देखो 13 के बाद में क्वेश्चन नंबर 14, 0.6 बार, इसको हमें क्या करना है, P बटा Q के रूप में हमें प्रकट करना है, शो करना है। देखो P बटा Q के रूप में कैसे कर सकते हैं, अगर बार नहीं होता तो डायरेक्ट पॉइंट हटा देते। लेटर सपोज यहाँ पर बार ना होके कहते कि ये 0.6 को P बटा Q रूप के अंदर प्रदर्शित करो, तो कैसे करते, पॉइंट हटाना है। पॉइंट हटाना हमें पता है कि जब भी पॉइंट के बाद में जितनी संख्या बटा में उतने ही जीरो लग जाते हैं, तो 6 बटा 10 हो जाता। लेकिन हमें यहाँ पर दिया गया है बार, तो हम क्या लगाएंगे, बार के नियम लगाएंगे। और बार का नियम क्या होता है कि जितनी संख्या के ऊपर बार है बट्टा में उतने ही 9 आ जाते हैं। देखो 0.6 बार, तो 6 के ऊपर बार है मतलब एक 9 यहाँ पर बट्टा में आएगा। ठीक है, अब देखो काटो, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, तो 2 बटा 3, ये हो जाएगा बी ऑप्शन। 14 के अंदर जो है बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 15, इसको हमें P बटा Q रूप के अंदर प्रकट करना है। ठीक है, ये थोड़ा सा एक एडवांस वर्जन है, थोड़ा सा आगे का क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है। देखो 0.999, ये इस तरीके से संख्या चल रही है। तो सबसे पहले ये बताओ ये संख्या आवर्ती है या अनावर्ती है। देखो ये संख्या है आवर्ती, और आवर्ती क्यों है, क्योंकि संख्या का सेम संख्या रिपीट हो रही है, सेम संख्या का रिपीटेशन हो रहा है। साथ ही साथ में ये संख्या जो आवर्ती है साथ ही साथ शांत है या अशांत, भाई शांत नहीं हो रही है, क्योंकि ये देखो डॉट लगे हुए, इसका मतलब ये संख्या लगातार हमारी चल रही है, तो ये क्या हो जाएगी, अशांत आवृत्ति। ठीक है, लेकिन हमें इसमें क्या ज्ञात करना है, P बटा Q रूप ज्ञात करना है। और जैसे क्या मैं इस संख्या को, ठीक है, 0.9 बार लिख सकता हूं, 0.9 बार मैं इसको लिख सकता हूं, क्योंकि जिस संख्या का रिपीटेशन होता है उसके ऊपर हम क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं। तो मैंने 0.9 के ऊपर बार लगा के इसको छोड़ दिया। लेकिन ये फिलहाल P बटा Q रूप के अंदर चेंज नहीं हुआ है। चेंज कैसे करेंगे इसको, देखो चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इस बार को हटाना पड़ता है। जब भी P बटा Q रूप में हमें चेंज करना होता है तो बार को हमें हटाना पड़ता है। और बार को हटाने का क्या तरीका है, जितनी संख्या पर बार है उतने ही बटा में क्या आ जाएंगे, 9 आ जाएंगे। ये 9 अपॉन एक संख्या पर बार है इसलिए बटा में 9, तो 9 से 9 कट के कितना हो गया, 1 हमारा यहाँ पर हो जाएगा। और ए ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो 15 में ए ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। अब 16 क्वेश्चन है √23। अब इसके अंदर हमें बताना है कि √23 क्या है, परिमेय है, अपरिमेय है, पूर्ण वर्ग है, ये भाज्य संख्या है। ठीक है, तो देखो परिमेय और अपरिमेय को पहचानने का मैंने आपको एक तरीका बताया था। अगर किसी भी संख्या के ऊपर सॉल्व होने के बाद में भी रूट बचता है, मतलब सॉल्व होने के बाद में भी अगर हमें रूट देखने को मिले तो वो हमारी अपरिमेय संख्या होती है। मतलब रूट वाली संख्या, ठीक है, ये रूट वाली जो संख्या होती है वो हमारी होती है अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो रूट वाली संख्या हमारी अपरिमेय होता है, तो √23, तो ये हो जाएगी हमारी बी ऑप्शन जो है अपरिमेय संख्या हमारी हो जाएगी। 16 के अंदर बी ऑप्शन जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। अब ये देखो 2 की पावर 2/3 और 2 की पावर 1/5 का हमें मान ज्ञात करना है। इसके अंदर जो रूल लगेंगे, घात वाले रूल लगेंगे, जो मैंने आपको घात में करवाए थे कि किसी भी संख्या का अगर बेस सेम है, देखो यहाँ पर क्या है, 2 की पावर 1/3 और 2 की पावर 1/5, तो दोनों का बेस सेम है, तो हम क्या कर सकते हैं, उनकी पावर्स ऐड हो जाएगी, पावर जुड़ जाएगी। देखो 2 और यहाँ पर पावर में 2/3 प्लस 1/5। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है और वो ही 2 की पावर हमारी हो जाएगी। तो देखो कैसे करेंगे, देखो 2 की पावर, अब देखो यहाँ पर 5 यहाँ पर 3, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 15। अब 15 अगर कैसे आया ये आपको समझ में आ गया तो ठीक है, वरना इसका तरीका मैंने आपको बताया था कैसे, कि यहाँ पर हमें क्या लिखना है, जो संख्या का एलसीएम लेना है वो संख्या हमने यहाँ पर लिखनी है। अब इसके अंदर क्या करना है, हमें भाग लगाना है। देखो सबसे पहले 3, तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर 5। अब उसके बाद में हम क्या लगाएंगे, 5, तो 1 और 1, तो 3 × 5, 5 दिए 15। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा एलसीएम, हमने यहाँ पर एलसीएम ले लिया। अब उसके बाद में देखो ये जो संख्या होती है बट्टा वाली संख्या का हमें तब तक पहाड़ा बोलना जब तक 15 ना आ जाए। ठीक है, तो 3 का
5 बार जब हम पहाड़ा बोलेंगे, देखो 3 इंटू 5 तो 5 दिए 15, मतलब 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया, तो अब ये दो बोलेगा कि मुझे भी 5 से मल्टीप्लाई होना है, तो 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 10। उसके बाद में देखो यहाँ पर है 5, अब 5 का टेबल मतलब 5 का पहाड़ा तब तक बोलो जब तक 15 ना आ जाए, ठीक है। तो कितनी बार, 3 बार, तो 5 को 3 बार तो इसको भी 3 बार, तो 3 इंटू 1 यहाँ पर आ जाएगा 3, तो 2 की पावर 13/15, ये जो है ये हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखो हर क्वेश्चन के अंदर ज्यादा से ज्यादा आपके एलसीएम या आपका जो कैलकुलेशन पार्ट है वो चेक किया जा रहा है, क्योंकि पैटर्न आपको याद हो चुका होगा, और थोड़ा सा अगर आप कैलकुलेशन सीख लेते हैं तो मैथ में बिल्कुल आपको दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा 13/15, सी ऑप्शन जो है ये हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। 17 के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। ये सेम क्वेश्चन जो है ये सेम स्टेटमेंट मैं आपको आपकी जो नोट्स वाली क्लास है उसके अंदर मैं आपको लिखवा चुका हूं। देखो इसको कैसे करेंगे, दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल होता है। देखो दो अपरिमेय संख्या, तो सबसे पहले हमें समझना है कि हमें दो अपरिमेय संख्याओं का एक एग्जाम्पल लेना है, ठीक है। जैसे दो अपरिमेय संख्या ले ली मैंने, √2, ठीक है। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, गुणनफल करना है, ठीक है। गुणनफल करना है, किसका करना है, अपरिमेय संख्या का ही गुणनफल करना है। अब लेटेस्ट सपोज मैं यहाँ पर √2 का कर देता हूँ और यहाँ पर मैं √3 का कर देता हूँ, ठीक है। तो 2 की पावर 1/2 और 2 की पावर 1/2, जब बेस सेम है तो उसकी पावर क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो 2 की पावर 1/2 प्लस 1/2, तो 2 की पावर 1। तो क्या दो परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, दो हमारी जो है एक परिमेय संख्या है। मतलब कि जब दो अपरिमेय संख्या का गुणनफल किया तो हमें क्या मिला, एक परिमेय संख्या मिली। अब ठीक है, अब सेम संख्या का मल्टीप्लाई ना करके हम अलग अलग संख्या का गुणा करते हैं, तो कितना आएगा, √6, और √6 एक हमारी अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और ये स्टेटमेंट आपको मैंने लिखाया भी था कि जब दो अपरिमेय संख्याओं का आपस में गुणा किया जाता है तो वे परिमेय भी हो सकती है और अपरिमेय भी हो सकती है, दोनों ही संख्या हमारी हो सकती है। तो डी ऑप्शन जो है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा कि वो परिमेय भी हो सकती है और अपरिमेय संख्या भी हो सकती है, ठीक है। अगर ये समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो ये स्टेटमेंट मैं आपको आपकी क्लास नोट्स के अंदर लिखा चुका हूँ, ये हमें जो है स्टेटमेंट याद करने होते हैं। उसके बाद में देखो संख्या √2 का दशमलव प्रसार है। √2 और √3 का वैल्यू मैंने आपको याद करवाया था कि √2 मतलब 1.414, इस तरीके से ये संख्या आगे चलती रहती है। उसके बाद में √3 का मैंने आपको मान याद करवाया था 1.732, और ये मान हमेशा चलता रहता है। इसका मतलब ये क्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है, ये भी हमारी अपरिमेय संख्या है। कैसे पता लगा कि अपरिमेय संख्या, पहली बात तो इसके अंदर रूट लगा हुआ है। दूसरी बात, अपरिमेय संख्या की एक विशेषता मैंने आपको बताई थी कि उसमें रिपीटेशन भी नहीं होता और साथ ही साथ में वो अशांत होती है, ठीक है, शांत नहीं होती, वो शांत नहीं होती। तो ये शांत भी नहीं हो रही और सेम संख्या का रिपीटेशन नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगी, ये जो है अपरिमेय संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। अब देखो क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है कि यह एक क्या है, अशांत आवर्ती। क्या अशांत आवर्ती है भाई, आवर्ती अगर होती, जैसे मान लो ये होता, ठीक है, तो ये आवर्ती है, तो इसको हम क्या लिख देते 0.3 बार, और 0.3 बार जितने के ऊपर बार होता है उतने बट्टा में आ जाते हैं 9। तो इसको तो हम 1/3 लिख सकते थे, और 1/3 हमारी परिमेय संख्या है। इसका मतलब अपरिमेय संख्या, अशांत आवर्ती जो है हमारी अपरिमेय संख्या नहीं होती है। ये तो देखो 1/3 आ गया, इसका मतलब ये तो परिमेय संख्या हो गई। उसके बाद में देखो अशांत अनावृत्ति, और अशांत अनावृत्ति का एक नाम मैंने आपको अपरिमेय संख्या बताया था जब मैंने आपको संख्याओं के डिवाइडेशन बताए थे, आवर्ती और अनावृत्ति का। उस टाइम मैंने आपको बताया था कि जो अशांत अनावृत्ति, जो सबसे लास्ट में हमारा जो डिवाइडेशन होता है उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि वो क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है। और दूसरा इसका नाम क्या था, अशांत अनावृत्ति, अशांत अनावृत्ति, ठीक है। तो अशांत अनावृत्ति का दूसरा नाम ही हमारा क्या होता है, अपरिमेय संख्या। तो ये डी ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अशांत अनावृत्ति मतलब क्या होता है, अपरिमेय संख्या। उसके बाद में देखो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है। अब हमें जैसे ही हम अपरिमेय संख्या शब्द देखते हैं तो दिमाग में आना चाहिए कि अपरिमेय संख्या वो होती है जो शांत नहीं होती और ना ही किसी संख्या का उसमें रिपीटेशन होता है, वो संख्याएं हमारी अपरिमेय संख्या होती है। देखो 0.14, 0.14, इसके अंदर तो ये संख्या क्या है, शांत संख्या है,
शांत संख्या है तो वो अपरिमेय संख्या नहीं होती, क्योंकि अपरिमेय संख्या तो अशांत और अनावृत्ति होती है, अनावृत्ति। ये दोनों गुण उसमें होने चाहिए। अब देखो इसके अंदर बार लगा हुआ है, बार लगा हुआ है मतलब संख्या का रिपीटेशन हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है, उसका मतलब वो संख्या तो आवर्ती होती है, जो संख्या रिपीटेशन होती है वो तो आवर्ती होती है, लेकिन हमें यहाँ पर अनावर्ती देखना है, तो ये दोनों ऑप्शन हमारे नहीं हो सकते। और ये जो संख्या है ये तो आगे रिपीटेशन भी नहीं हो रहा और ये अशांत भी नहीं है, ये संख्या तो हमारी शांत है। और कैसे पता चला शांत है? शांत इसलिए पता चला क्योंकि आगे डॉट डॉट इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब वो संख्या शांत है, लेकिन हमें चाहिए अशांत संख्या। अब ये देखो इसके अंदर 40 1400 14000, मतलब पहली बात इसमें कोई भी संख्या का रिपीटेशन नहीं है, और साथ ही साथ में ये संख्या भी डॉट डॉट है, इसका मतलब ये क्या है? अशांत संख्या है, और हमें अशांत और अनावृत्ति संख्या ही हमें चाहिए थी, तो ये डी जो ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा। तो पिछली कक्षा के जितने भी हमने कॉन्सेप्ट किए थे उसके ऊपर हमने कुछ क्वेश्चन किए, कुछ अच्छी प्रैक्टिस की, और काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन जो है हमने इस क्लास के अंदर करवाए हैं, और जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं सभी के सभी एग्जामिनेशन के अंदर आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। और साथ ही साथ में अपने ऐप के ऊपर कुछ टेस्ट सीरीज यहाँ पर चल रही है, जिसके अंदर देखो यहाँ पर 200 टेस्ट आपको देखने को मिलेंगे। मतलब 200 टेस्ट का मतलब आप समझते हैं कि हर टेस्ट में जितने क्वेश्चन होते हैं उसका 200 गुना कर लेंगे, ठीक है। इसका मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन हमें यहाँ पर मिल रहा है। तो ये टेस्ट सीरीज अगर हम लेते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल जो है हमारे लिए होती है। जैसा कि आपने जब बीएड की होगी तो आपने उसमें पढ़ा होगा कि पढ़ने के साथ साथ में मूल्यांकन भी बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो अगर आप मूल्यांकन करना चाहते हैं और काफ़ी अच्छा अपना रिजल्ट देखना चाहते हैं तो ये टेस्ट सीरीज जो है अपने ऐप के ऊपर चल रही है, आप इनको ले सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्लास के अंदर कुछ और क्वेश्चन हम लेकर आएंगे, तो इसी तरीके से बने रहिए एनडीसी क्लासेज के साथ में। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विद एनडीसी क्लासेज। थैंक यू।